हाँ तो क्या हाल चाल है भाई? सिलेबस हो गया क्या? चल रहा है दमादम। अपने वाला भी कर दें फटाफट। पहला टॉपिक हो गया था अपने, स्थिति विस्तार हो रखा है अपने बैच में। दूसरा टॉपिक शुरू कर भी दिया था, लेकिन वो अपन वापस से शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक भौतिक प्रदेश। तो अपने राजस्थान भूगोल का जो दूसरा टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये अपन शुरू करते हैं आज। हालांकि इसमें अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, ये शुरू कर दिया था। राजस्थान में जो भौतिक प्रदेशों का मतलब होता है, एक भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक प्रदेश बोलते हैं। राजस्थान में सामान्यतः भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है, बीच में अरावली है, पूर्व में मैदान है और दक्षिण पूर्व में पठार है। ये राजस्थान के 4 जो भाग है, ये राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में पूछा गया है कि राजस्थान में एक व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जो किसके द्वारा किया गया? वीसी। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। इन्होंने राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश बताए, जिसमें इन्होंने एक तो बताया राजस्थान के सबसे उत्तर में, पहला जो भौतिक प्रदेश है वो बताया नहरी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो कौन सा है? व्यक्तिगत। ये वर्गीकरण किसने दिया था? इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा बताया? जो कि राजस्थान के उत्तर में स्थित है। दूसरा भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पहला तो बताया नहरी प्रदेश, जो कि उत्तर में स्थित है। दूसरा इन्होंने बताया शुष्क प्रदेश, जो कि उत्तरी पश्चिमी भाग में। तीसरा इन्होंने बताया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का व्यक्तिगत वर्गीकरण वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया, जिन्होंने भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा, जिसमें पहला प्रदेश बताया इन्होंने नहरी प्रदेश, एक इन्होंने बताया शुष्क प्रदेश, एक इन्होंने बताया अर्धशुष्क प्रदेश, और राजस्थान के बीच में इन्होंने बताया अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है ये? इन्होंने बताया कि राजस्थान के जो पूर्वी भाग में वो है पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश। एक इन्होंने बताया कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में यहां स्थित है चंबल बीहड़ प्रदेश, जिसे चंबल प्रदेश भी कहा जाता है और बीहड़ प्रदेश भी कहा जाता है। और एक इन्होंने यहां बताया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? भौतिक प्रदेश। राजस्थान में भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है, जिसमें एक तो है व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरा है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। जो अपन पढ़ते हैं जनरली और विस्तार से पढ़ेंगे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। व्यक्तिगत वर्गीकरण किसने किया है? इन्होंने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए? 7 बताए, जिसमें एक कौन सा है? दूसरा यहाँ कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? और 5वां कौन सा है? पूर्वी कृषि तथा, और छठा कौन सा है? चंबल तथा, और 7वां कौन सा है? ये 7 भौतिक प्रदेश बताए कि इन्होंने वीसी मिश्रा ने। पिछले कुछ सालों में इससे भी सवाल पूछा गया, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का व्यक्तिगत वर्गीकरण, जो कि सबसे प्रसिद्ध है वीसी मिश्रा का, इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, जिसमें नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश, चंबल तथा बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये 7 भौतिक प्रदेश है। लिखिए, ये सबसे पहले हेडिंग डालिए भौतिक प्रदेश। या यहाँ तक लिखा हुआ है सबके? सीधा आगे चलें या लिखना है? ये लिखना है तो लिखिए, हेडिंग डालिए भौतिक प्रदेश। जो कोई नया है वो लिखिए, भौतिक प्रदेशों में लिखिए राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण
दो प्रकार से किया जाता है। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। अब उसमें दो भागों में डिवाइड कीजिए इस प्रकार। एक तरफ लिखिए व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरी तरफ लिखिए सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। फिर इसे दो भागों में बांटिए, एक तो व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरा सामान्य वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण के नीचे डैश करके लिखना है वीसी मिश्रा के द्वारा। व्यक्तिगत वर्गीकरण के नीचे एरो लगा के लिखना है वीसी मिश्रा। और कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। और सामान्य वर्गीकरण के नीचे एरो लगाना है और लिखना है सामान्य भौगोलिक विशेषताएं। सामान्य वर्गीकरण के नीचे एरो लगा के लिखिए सामान्य भौगोलिक विशेषताएं। और इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। इसके नीचे लिख लीजिए 4। उसके बाद पहली हेडिंग डालिए व्यक्तिगत वर्गीकरण। फर्स्ट हेडिंग डालिए व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में लिखिए राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण। राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया है। राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। अगले लाइन में लिखिए इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उसके बाद आप ये एक मैप बनाइए और इसमें 7 भौतिक प्रदेश दिखाइए और 7 के नाम लिख लीजिए। राजस्थान हिस्ट्री पूरी हो गई आपके? चल रही है अभी? पॉलिटी कंप्लीट? बराबर है। डी प्रो मतलब कहीं वे आजकल जगत छोटा एग्जाम है उनमें गहराई ज्यादा आवे, सवाल कटू आवे कहीं ठानी पड़े। बड़ा स्तर में तो हमेशा गहरा आता अटे हमें मतलब 10 में 7 सवाल नॉर्मल आवेला जगह आना चाहिए 3 एड आवेला मतलब बहुत गहरा है। उन 3 हारू या तो पूरा टॉपिक डीप पढ़ो क्योंकि हम ध्यान नहीं कई टॉपिक में डीप जायो। लिख लीजिए 7 भौतिक प्रदेश है, मैप में दिखाइएगा, 7 के नाम लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, चलें आगे। दूसरा लिखिए राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण। अपने 40 से 50 घंटे लगेंगे, अपना जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। अगर 1-1 घंटे की क्लास लगी तो आप मान के चलो 50 दिन, और अगर 2-2 घंटे की क्लास चलती है तो आप मान के चलो 30 से 35 दिन। इतने में जो अपना काम है वो पूरा हो जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी हो। दूसरा वर्गीकरण अपने को पढ़ना है सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण में भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है? तो जो सामान्य वर्गीकरण राजस्थान का किया गया है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। भौगोलिक विशेषता का मतलब है राजस्थान में कहीं मरुस्थल है, कहीं राजस्थान में मैदान है, कहीं पठार है और कहीं पर्वतमाला है। इन विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भागों में। जिसमें सबसे पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और राजस्थान के बीच में एक पर्वतमाला है, और राजस्थान के पूर्वी भाग में मैदानी प्रदेश है।
और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है पठार। तो राजस्थान में भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें एक है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर आड़ोती प्रदेश। तो राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? कौन सा वर्गीकरण? सामान्य वर्ग। अब कुछ एक चीज़ें अपने इनमें देख लेते हैं कि एक तो इसमें कितना है इसका क्षेत्रफल। क्या देखना है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है वो इन अलग अलग भौतिक प्रदेशों में आता है। तो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61% है। और अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश है ये है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। और ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है। तो ये तो इन अलग अलग भौतिक प्रदेशों का योगदान है किसमें? क्षेत्रफल में, कि कौन से भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61%। अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश का योगदान है 23% और आड़ोती के पठार का योगदान है। अब देखना है इसमें निवास करने वाली जनसंख्या, कि राजस्थान की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो जो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पर लोग कितने रहते हैं? 40%। अरावली का क्षेत्रफल कितना है? 9%। अरावली में लोग कितना रहते हैं? 10%। और जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? 23%। और यहाँ लोग कितना निवास करते हैं? 39%। और ये जो दक्षिण पूर्वी आड़ोती का पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या है 11%। कितना प्रतिशत? 11। तो ये अपने 4 भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेशों का कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या उनमें निवास करती है। राजस्थान में सामान्य भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थलीय भाग है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के बीच में एक पर्वतमाला स्थित है, अरावली पर्वतमाला प्रदेश दूसरा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ है तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पठार स्थित है जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर इसे क्या कहा जाता है? आड़ोती प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पर लोग कितने रहते हैं? 40%। जबकि अरावली पर्वतमाला प्रदेश का क्षेत्रफल है और यहाँ रहने वाली जनसंख्या है 10%। पूर्वी मैदानों में क्षेत्रफल 23% है जबकि यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या है 39%। और दक्षिण पूर्वी आड़ोती का जो पठार है उसका क्षेत्रफल तो है 7% और यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या है 11%। तो लिखिए इसमें सामान्य वर्गीकरण में लिखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब उसके बाद लिखिए चारों के नाम, उनका क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये उतार लीजिए। लिख लिया ये? चलें आगे। उसके बाद अपनी पहली हेडिंग डालिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो अपन पहला भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है?
तो फर्स्ट हेडिंग डालिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला जो भौतिक प्रदेश अपने को पढ़ना है, ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है, ये अपने को नाम से पता चल रहा है। और ये प्रदेश कैसा है? मरुस्थलीय, ये भी अपने को नाम से पता चल रहा है। इसमें कुछ एक चीज़ें जो अपने पास पहले से हैं, क्षेत्रफल कितना है इसका? 61%। जनसंख्या कितनी है? 40% है। उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से हुई है। इसका निर्माण कब हुआ है? ये जो भौतिक प्रदेश है ये कब बना है या इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है टर्सरी तथा प्लीस्टोसीन काल में। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण कब हुआ है? टर्सरी काल। और कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। अपने भूगोल में जो है एक टाइम स्केल है जिसमें समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपन केवल ये इस भौतिक प्रदेशों में देखेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण कब हुआ है। तो इस जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण कब हुआ है? टर्सरी तथा प्लीस्टोसीन काल में। ये जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश की लंबाई है 640 किलोमीटर। इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और इस भौतिक प्रदेश की औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। इस भौतिक प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस भौतिक प्रदेश के बारे में बेसिक बातें कि ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ रहे हैं इसका क्षेत्रफल है 61%। इसमें निवास करती है जनसंख्या 40%। ये भौतिक प्रदेश किससे बना हुआ है? मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तैतीस सागर से। इस भौतिक प्रदेश का निर्माण कब हुआ है? टर्सरी तथा प्लीस्टोसीन काल में। इस भौतिक प्रदेश की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। मतलब ये जो भौतिक प्रदेश है इस प्रकार से ये मरुस्थल है अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसकी ये जो लंबाई है ये कितनी है? 640 किलोमीटर। और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? 300 किलोमीटर। तो इस भौतिक प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। और इस भौतिक प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस भौतिक प्रदेश की ढाल, मतलब ये जो भौतिक प्रदेश है इसका ढाल किधर से किधर की तरफ है? तो इस भौतिक प्रदेश का ढाल किधर से किधर की तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दिशाओं का ज्ञान तो अपने को हो गई। ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर है। नीचे वाली कौन सी है? दक्षिण है। ये कौन सी है? पश्चिम है। ये कौन सी है? और वो कौन सी है? पूर्व है। तो इस भौतिक प्रदेश का ढाल अपन कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं, जैसे लूणी है तो लूणी यहाँ से निकलती है और इस प्रकार आती है। जैसे घग्गर है तो घग्गर इस प्रकार आती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ढाल है ये दिशा उत्तर है, ये दिशा पूर्व है। इन दोनों के बीच मतलब उत्तर पूर्व से किधर की तरफ है? दक्षिण पश्चिम की तरफ, क्योंकि नदियों का जो पानी है वो ढाल के अनुसार बहता है। और यहाँ पर बहने वाली नदियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस भौतिक प्रदेश का ढाल किधर से किधर की तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो ये इस भौतिक प्रदेश का बेसिक जो है वो परिचय है। ये भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल 61% है। इसमें रहने वाली जनसंख्या 40% है। इसकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। इसका निर्माण काल टर्सरी तथा प्लीस्टोसीन काल है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। और इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है विस्तार। ये जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, या राजस्थान के कौन कौन से जिले इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 15 तो जिले आते हैं पूर्ण रूप से, और एक जिला आता है, मतलब एक जिले में आंशिक रूप से इस भौतिक प्रदेश का विस्तार है। और वो आंशिक रूप से कौन सा जिला है? ब्यावर।
तो ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 15 जिलों में तो पूर्ण रूप से फैला हुआ है, और एक जिले में आंशिक रूप से फैला हुआ है, वो जिला कौन सा है? ब्यावर। अब बात करते हैं कौन से जिलों की, कि कौन कौन से जिलों में ये पूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो जोधपुर संभाग में अपने जो 8 जिले हैं उसमें केवल सिरोही में नहीं है, बाकी वाले 7 जिलों में ये भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। कौन सा जिला छोड़ना है? सिरोही। तो सिरोही के अलावा जोधपुर संभाग के जिले अगर लिखे, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय जिले हैं, पाली है, जालोर है, बालोतरा है और फड़ौदी है। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है पूर्ण रूप से कितने जिलों में फैला हुआ है? 15। उसमें से अपने संभाग के अपन ने कितने निकाल लिए? 7। तो अम्बे संभाग, अपने संभाग का कौन सा जिला नहीं है इसमें? सिरोही में ध्यान रखना है कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश नहीं। उसके बाद बीकानेर संभाग पूरा इसमें आता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 7 जोधपुर संभाग के जिले इस भौतिक प्रदेश में आते हैं। 4 बीकानेर संभाग के जिले इस भौतिक प्रदेश में आते हैं। चूरू आगे अपने बीकानेर वाले में, सीकर और 2 जिले इसमें शेखावटी वाले आते हैं, सीकर तथा झुंझुनू। नागौर और डीडवाना कुचामन, ये अपने 15 जिले हैं जिनके अंदर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। पहला जो भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है? 61% है। जनसंख्या कितनी रहती है? 40%। इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तैतीस सागर से। इसका निर्माण कब हुआ है? टर्सरी तथा प्लीस्टोसीन काल में। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस भौतिक प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है? 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। इस भौतिक प्रदेश का ढाल किधर से किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इस भौतिक प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने जिलों में? 15 जिलों में तो पूर्ण रूप से, और एक जिले में आंशिक रूप से। किस जिले में फैला हुआ है? ब्यावर। 15 पूर्ण जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग के कितने? 7। कौन सा जिला नहीं है? सिरोही। उसके बाद एक पूरा संभाग कौन सा आता है? बीकानेर। उसके बाद 2 जिले जो शेखावटी के बच जाते हैं वो कौन से? सीकर और झुंझुनू, और नागौर और डीडवाना कुचामन। तो ये भौतिक प्रदेश पूर्ण रूप से इन 15 जिलों में फैला हुआ है, और आंशिक रूप से किसमें फैला हुआ है? ब्यावर में। यहाँ तो कोई समस्या है? तो ये अपने जो है इस भौतिक प्रदेश का परिचय है। क्या ये बेसिक अपने को इतनी बातें इसमें ध्यान रखें। उसके बाद आगे अपन और विस्तार से पढ़ते हैं। तो लिखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो हेडिंग डाली है उसके नीचे लिख लीजिए। अब ये लिखने की जरूरत है नहीं कि क्षेत्रफल के अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि अपन चारों का क्षेत्रफल देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा 61% जो है वो कौन सा इसका है। तो इसका मतलब ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? अगर जरूरत है तो आप लिख लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से यही है, जनसंख्या की दृष्टि से भी यही है। तो चाहो तो आप लास्ट में नोट लगा के ये दोनों लाइनें लिख लेना। और वैसे अपन ने जो पहली टेबल बनाई है उससे सब पता चलता है ये।
लिख लिया ये, आगे बढ़े। चले, एक इस भौतिक प्रदेश में आप लिख लेना कि इस भौतिक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो अपन पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जो पेज आपने ये सारी जानकारी लिखी है, वहां पर एक जानकारी और लिख लीजिए, इस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल लिखिए 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। चले आगे। अब अपन इस भौतिक प्रदेश को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो अपना भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 2। इसका जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। और इसका जो दूसरा भाग है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है अध्ययन की दृष्टि से। एक तो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को इन 2 भागों में किसके द्वारा बांटा जाता है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में किसके द्वारा बांटा जाता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2। इस समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन सा भाग स्थित है? शुष्क मरुस्थल। और इस समवर्षा रेखा के पूर्व में कौन सा भाग स्थित है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। समवर्षा रेखा का मतलब है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, लेकिन मानचित्र पर ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को क्या करती है? मिलाती है। जैसे अपना जैसे ये मानचित्र है, मान लो ये कोई मानचित्र है, इसमें यहाँ पर कोई स्थान है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ एक स्थान है, उस वहाँ पर भी वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और एक स्थान यहाँ है, यहाँ पर भी वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी रेखा होगी जो इन तीनों स्थानों को मिलाएगी। इस रेखा को क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाएगा? समवर्षा। मतलब मानचित्र पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। तो ये कितनी वर्षा वाले स्थानों को मिला रही है? 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान के अंदर ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। किसके द्वारा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। तो इसको अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो इसका पश्चिमी भाग पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, और एक इसका पूर्वी भाग पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो शुष्क मरुस्थल है, इसको वापस कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो है बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश या बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, और दूसरा है बालू का स्तूप तो राजस्थान के मरुस्थल को तो 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क और अर्ध शुष्क।
शुष्क को वापस कितने भागों में बांटा जाता है? दो। एक तो जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसको तो कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको वापस कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा हमने पढ़े थे पहले, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जिन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया था, उन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। इसका एक भाग है वो कौन सा है? लूणी बेसिन। दूसरा इसका भाग कौन सा है? नागौर उच्च भूमि। तीसरा भाग है शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र। और चौथा भाग है घग्गर बेसिन। ये इतना अपने को पढ़ना है कौन से भौतिक प्रदेश में? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भौतिक प्रदेश है उसको पढ़ने का अपना ये खाका रहेगा कि इन सारी चीज़ों को अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके अपना एक भौतिक प्रदेश पूरा होगा। वो कौन सा होगा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है शुष्क मरुस्थल को वापस कितने भागों में बांटा गया? 2। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसके कितने उप विभाग है? 4। एक तो है लूणी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र और चौथा है घग्गर बेसिन। तो ये लिखिए। लिख लिया ये? चले आगे, लिखिए आगे। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा, आगे लिखिए। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिए शुष्क मरुस्थल और दूसरा लिखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहला लिखिए शुष्क मरुस्थल और दूसरा लिखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालिए शुष्क मरुस्थल। फर्स्ट हेडिंग डालिए
शुष्क मरुस्थल, इसमें लिखिए यह शुष्क मरुस्थल में लिखिए यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में स्थित है। अध्ययन की दृष्टि से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अध्ययन की दृष्टि से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अध्ययन की दृष्टि से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला लिखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फर्स्ट लिखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा लिखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहला लिखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा लिखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फर्स्ट हेडिंग डालनी है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है। अब एक बार बोर्ड पे देखिए, बाद में लेगा। पहले अपन पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो नाम से पता चल रहा है यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, या अपन कहें यहां पर बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है। दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। पहली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ। एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, बालोतरा, पोकरण तथा फलोदी के बीच का चट्टानी मरुस्थल या पथरीला मरुस्थल, जो अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये क्या है? बालोतरा, पोकरण तथा फलोदी के बीच का चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश में या अपन कहें इस उप विभाग में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ। ये जो चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल है, इसको हमादा भी कहा जाता है। एक चीज अपने को इसके बारे में ये ध्यान रखनी है कि अपन जो पढ़ रहे हैं शुष्क मरुस्थल, उस शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा बालू का स्तूप युक्त। ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 41.5%। किसका है ये 41.5%? जो अपन शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं उसका 41.5% भाग कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इतनी चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी। एक बार वापस देखें कि राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को वापस अध्ययन की दृष्टि से और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहला अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालोतरा, पोकरण और फलोदी के बीच कैसा मरुस्थल है? ये चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल है, जो क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल और किस नाम से जाना जाता है?
पथरीले मरुस्थल को या चट्टानी मरुस्थल को और क्या कहा जाता है? अमादा कहा जाता है। इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है। ये राजस्थान के कुल शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 41.5%। यहाँ तक कोई समस्या है? ये चीज़ें अपने को किस में ध्यान रखनी है? लिखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हेडिंग डाली, उसमें लिखिए बालोतरा, पोखरण तथा फड़ौदी के बालोतरा, पोखरण तथा फलोदी के मध्य का बालोतरा, पोखरण तथा फलोदी के मध्य का पथरीला या चट्टानी मरुस्थल बालोतरा, पोखरण तथा फलोदी के मध्य का पथरीला या चट्टानी मरुस्थल जिसे अमादा भी कहा जाता है, जिसे अमादा भी कहा जाता है। अमादा को अंडरलाइन कर लेना। तो जो अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है? बालोतरा, पोखरण तथा फड़ौदी के मध्य का चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल जिसे क्या कहा जाता है? अमादा कहा जाता है। अगर अपन राजस्थान के मैप में बात करें, बालोतरा यहाँ है, पोखरण यहाँ है और फड़ौदी यहाँ है। इनके बीच का जो चट्टानी मरुस्थल है या पथरीला मरुस्थल है वो इस नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता लिखिए, इन क्षेत्रों में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है, या इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है। और तीसरा लिखिए, यह कुल शुष्क मरुस्थल का 41.5% है। यह कुल शुष्क मरुस्थल का 41.5% है। यह कुल शुष्क प्रदेशों का 41.5% है। लिख लिया? तो ये 3-4 चीजें जो अपने को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में ध्यान रखनी है। एक तो ये बालोतरा, पोखरण और फड़ौदी के बीच का चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल या पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? अमादा कहा जाता है। इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विकास नहीं हुआ है। ये शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है? 41.5%। दूसरी हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरी हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक तो इसकी विशेषता है कि इस क्षेत्र में रेत के टीले पाए जाते हैं या फिर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है? 58.5%। कौन सा प्रदेश? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये कुल शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। इस क्षेत्र में रेत के टीले पाए जाते हैं या रेत के टीलों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब अपन थोड़े से देखेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार कि विभिन्न कौन कौन से प्रकार है जो राजस्थान में पाए जाते हैं, या अपने राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाता है। तो इस भौतिक प्रदेश में अपने को मुख्य रूप से वही देखना है कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है? 58.5%। इस क्षेत्र में रेत के टीले या बालू का स्तूप पाए जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार देखते हैं, अलग अलग कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में मुख्य रूप से मिलते हैं।
तो एक तो राजस्थान में कौन से मिलते हैं? अनुदैर्य बालू का स्तूप। अनुदैर्य बालू का स्तूप कब बनते हैं? जब जो मिट्टी का जमाव है वो पवन की दिशा के समानांतर होता है। मतलब अगर हवा की दिशा ये है, इस प्रकार से हवा चल रही है, तो ये चलती हुई हवा जब मिट्टी जमाएगी तो मिट्टी भी इसी प्रकार जमाएगी। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर हो, अगर अपन लैंग्वेज की बात करें या अपन किताब की भाषा में कहें, तो मिट्टी का जो जमाव है वो पवन की दिशा के क्या है? समानांतर है। तो तब कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बालू का स्तूपों का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में अपन अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ रहे हैं अनुदैर्य बालू का स्तूप। अनुदैर्य बालू का स्तूप कब बनते हैं? कि जब मिट्टी का जो जमाव है वो पवन की दिशा के समानांतर हो। मतलब पवन की दिशा भी यही है और पवन के द्वारा जो मिट्टी जमाई जा रही है उसकी दिशा भी यही है। मतलब दोनों ही एक दिशा में हो रहा है। जब मिट्टी का जो जमाव है वो पवन की दिशा के समानांतर होता है, तब जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वो कौन से होते हैं? अनुदैर्य बालू का स्तूप। राजस्थान में ये सर्वाधिक होते हैं, जैसलमेर में। इस प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में? जैसलमेर में। कौन से बालू का स्तूप? अनुदैर्य। तो इतनी चीज अपने को अनुदैर्य बालू के स्तूप के बारे में ध्यान रखनी है। एक तो इसकी विशेषता कि बनते कब है? जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर। डायग्राम से अपने को आइडिया लग जाता है कि पवन की जो दिशा है उसी दिशा में मिट्टी का जमाव हो रहा है, तो बनता है अनुदैर्य बालू का स्तूप। और राजस्थान में अनुदैर्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर। कोई समस्या है क्या? दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब पवन की दिशा जब ये होती है और मिट्टी का जमाव जब ऐसे होता है, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत होता है या जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तब कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। पहला हमने पढ़ा है अनुदैर्य, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है। दूसरा हमने पढ़ा है अनुप्रस्थ, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत होता है। अनुदैर्य सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बाड़मेर में। ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर और बीकानेर। बाड़मेर और कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर। कौन से बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ। कौन से पढ़े हमने? दो पढ़े हमने, एक तो अनुदैर्य और दूसरा। यहां तक कोई समस्या है? तीसरा पढ़ेंगे अपन बरखान। कौन सा बालू का स्तूप पढ़ेंगे? जब मिट्टी का जमाव कैसे होता है? अर्धचंद्राकार रूप से। जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप से होता है, तब कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बरखान। ये कौन से बालू का स्तूप है? बरखान है। इसकी विशेषता क्या है? जब मिट्टी का जमाव कैसे होता है? अर्धचंद्राकार। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो अनुदैर्य बनता है। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत होता है तो अनुप्रस्थ बनता है। जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकार में होता है तब बरखान बनता है। अब बरखान की अगली विशेषता क्या है? इसमें पवन की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी, पवन इधर से आएगी। अगर हवा इधर से चलेगी तो वो बरखान नहीं होगा, फिर वो होगा पैराबोलिक। कौन सा होगा?
जो अपन आगे पढ़ेंगे वो भी अर्धचंद्राकार है, लेकिन उसमें पवन जो है इधर से आएगी, बरखान में पवन उधर से आती है। अगर किताब की भाषा में बात करें तो बरखान के अंदर जो पवन के सामने वाले ढाल है वो उत्तल है। वो कैसे है? उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ा होगा, पढ़ा है? अब ये जो दर्पण है इसका सामने वाला भाग ये तो अवतल है और उधर वाला भाग क्या है? उत्तल है। तो बरखान के अंदर पवन के सामने वाले भाग कैसे हैं? उत्तल है। अब पवन के सामने का मतलब किस किताब की भाषा में कहें? पवन के अभिमुख, या संधि कर दें तो पवनाभिमुख। एक तो होता है पवनाभिमुख मतलब पवन के सामने वाले, पवन के मुख की तरफ, और एक होता है पवन विमुख मतलब पवन की दूसरी तरफ वाले। तो ये जो बरखान है इसमें पवन के सामने वाले जो ढाल है वो तो कैसे है? उत्तल है। पवन के सामने वाले ढाल कैसे हैं? उत्तल है। जबकि पवन के विमुख वाले भाग है, जो पवन के दूसरी तरफ वाले भाग है, वो कैसे हैं? अवतल है। कौन से बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं अपन? बरखान। जब मिट्टी का जमाव कैसे होता है? अर्धचंद्राकार। तो कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बरखान। ये जो बरखान बालू का स्तूप है इसमें पवन के सामने वाले ढाल कैसे होते हैं? उत्तल। और पवन के विपरीत ढाल कैसे होते हैं? अवतल। यहां तक कोई समस्या है? ये जो बरखान बालू का स्तूप है इनकी चौड़ाई होती है लगभग 100 से 200 मीटर। ये औसत है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। और इनकी जो हाइट होती है वो होती है लगभग 10 से 20 मीटर। कौन से बालू का स्तूप? बरखान। ये थोड़े ज़्यादा पूछे गए इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि बरखान बालू का स्तूप जब मिट्टी का जमाव कैसे होता है? अर्धचंद्राकार। यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? अर्धचंद्राकार। ये ध्यान रखना है। फिर अपने को ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें पवन के सामने वाले ढाल तो कैसे हैं? उत्तल। जबकि पवन के विपरीत ढाल कैसे हैं? अवतल। ये जो बरखान बालू का स्तूप है इनकी चौड़ाई होती है लगभग 100 से 200 मीटर और इनकी औसत जो ऊंचाई होती है वो होती है 10 से। फिर राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनके लिए फेमस एक गांव है भालेरी गांव। कौन सा गांव? भालेरी गांव। चुरू में। कहाँ ये? चुरू में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरखान मरुस्थलों के लिए प्रसिद्ध है भालेरी गांव, चुरू। कौन सा गांव? कहाँ स्थित है? चुरू। इसका मतलब ये बरखान जो बालू के स्तूप है ज़्यादा पाए जाते हैं शेखावटी में। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी में। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चुरू का कौन सा गांव? भालेरी गांव। इसके अलावा बीकानेर में देशनों के आसपास मिलते हैं कौन से बालू का स्तूप? बरखान बालू का स्तूप। और जोधपुर के ओसिया के पास। जोधपुर में कहाँ मिलते हैं? ओसिया के पास। कौन से बालू का स्तूप? बरखान। बरखान में एक तो क्या ध्यान रखना है? कैसे होते हैं ये? इनमें पवन के सामने वाला ढाल कैसे होता है? पवन के विपरीत ढाल कैसे होता है? इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 से। इनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 20 मीटर। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भालेरी गांव या अपन कहीं शेखावटी में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? बीकानेर में। बीकानेर के अलावा कहाँ मिलते हैं? ओसिया। तो ये अपना कौन सा बालू का स्तूप हो गया? इसके बारे में एक और चीज़ अगर ध्यान रखो कि जितने भी बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के अपन पढ़ रहे हैं, उन सभी बालू के स्तूप में सबसे ज़्यादा गतिशील कौन से हैं? मतलब अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह जो परिवर्तित करते हैं, जैसे अपन मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं, मरुस्थलीकरण भी कहते हैं कि मरुस्थल दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ने वाले मरुस्थल है वो कौन सा है? बरखान। अलग अलग प्रकार के जो अपन बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं उसमें अपनी जगह जो बहुत जल्दी से परिवर्तित करता है वो कौन सा मरुस्थल है? बरखान। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील मरुस्थल या सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान है। तो मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान भी किसका है? बरखान का है, मरुस्थल को बढ़ाने में। इतनी बातें ध्यान रखनी है भाई किसमें? बरखान। अब तक हमने कितने बालू का स्तूप पढ़े? 3। पहला पढ़ा हमने अनुदैर्य, जब पवन का जमाव मिट्टी की दिशा के समानांतर हो तो वो कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्य। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैसलमेर। दूसरा हमने पढ़ा अनुप्रस्थ, जब पवन का जमाव मिट्टी की दिशा के
लंबवत होता है या समकोण होता है तो कौन सा बालू का स्तूप बनता है? अनुप्रस्थ। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर में। तीसरा हमने पढ़ा जब मिट्टी का जमाव कैसे होता है? अर्धचंद्राकार होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पवन के सामने वाले ढाल तो कैसे हैं? उत्तल, जबकि पवन के विपरीत ढाल कैसे हैं? अवतल है। बरखान जो बालू का स्तूप है, इनकी जो चौड़ाई देखी जाती है वो 100 से 200 मीटर और इनकी औसत ऊंचाई देखी जाती है 10 से 20 मीटर। ये राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। या अपन कहें राजस्थान में मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? बरखान का। यहां तक कोई समस्या है? अगला कौन सा मरुस्थल है? पैराबोलिक। ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? बरखान के विपरीत इस प्रकार बनते हैं ये। इसमें जो पवन के सामने वाले ढाल हैं वो कैसे होते हैं? अवतल होते हैं, जबकि पवन के विमुख ढाल है वो ये महिलाओं की पिन के आकार के बनते हैं, इसलिए इनको हेयर पिन बालू का स्तूप भी और इनको क्या कहा जाता है? हेयर पिन बालू का स्तूप कहा जाता है। किसको? पैराबोलिक को। चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं अपन बालू का स्तूप का, वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक का निर्माण बरखान के विपरीत होता है। इसमें पवन के सामने वाले ढाल तो होते हैं अवतल, जबकि पवन के विपरीत ढाल होते हैं उत्तल। इसको और क्या कहा जाता है? हेयर पिन बालू का स्तूप। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रकार जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से? पैराबोलिक। इसमें अपन जो है सर्वाधिक वाला जिला नहीं लिखते, क्योंकि ये राजस्थान के लगभग हर जिले में पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक। अब अपन कौन से मरुस्थल बालू के स्तूप की बात करें? पैराबोलिक। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई बालू का स्तूप है तो वो कौन सा है? पैराबोलिक। ये राजस्थान के लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सब जिलों में नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो जिले हैं उनमें मिलता है। तो ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। ये अपना कौन सा मरुस्थल हो गया? पैराबोलिक। अब तक हमने कितने पढ़े? 4। एक अनुदैर्घ्य पढ़ा है, एक अनुप्रस्थ पढ़ा है, एक बरखान पढ़ा है और एक पैराबोलिक पढ़ा है। अगला प्रकार कौन सा है? तारानुमा बालू का स्तूप। अगला प्रकार है अपना तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप कब बनते हैं? जब किसी भी बालू का स्तूप की 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं जब आगे की ओर बढ़ती है तब कौन सा बालू का स्तूप बनता है? तारानुमा। मतलब इस प्रकार की भुजाएं जब आगे बढ़ती है तो ये जो मिट्टी का जो जमाव है या अपन कहें बालू का स्तूप जो बनता है वो कैसा बनता है? तारानुमा। तो एक अगला प्रकार है अपना कि राजस्थान में तारे की आकृति में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। कैसे बनते हैं ये? जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं आगे की ओर बढ़ती है तब बालू का स्तूप का निर्माण होता है इसका। और राजस्थान में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में और जैसलमेर। सूरतगढ़ तथा जैसलमेर। कौन से बालू का स्तूप? तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान में तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ और
जैसलमेर में। कौन से बालू का स्तूप? एक बालू का स्तूप होता है जिसका नाम है सीप। एक बालू का स्तूप है सीप। इस सीप का निर्माण भी किससे होता है? बरखान से। जब बरखान बालू का स्तूप बन रहा होता है उस समय किसी भी कारणवश पवन की दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसकी वजह से बरखान की जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है, तब जो बालू का स्तूप बनता है वो क्या कहलाता है? सीप। जनरली हमने देखा है कि ये बरखान बनता है इस प्रकार, जब पवन की दिशा इस प्रकार होती है। बरखान में यही पढ़ा हमने कि पवन की जो सामने वाली ढाल है वो उत्तल होते हैं और पवन के विमुख ढाल है वो अवतल होते हैं और अर्धचंद्राकार बनता है। ये विशेषताएं देखी हमने बरखान की। तो जब ये बरखान बन रहा होता है तब किसी कारण से पवन की दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन। जो हवा इधर से आ रही थी वो किधर से आने लग जाती है? इधर से आने लग जाती है। तो ये जो पवन की जो ढाल है वो इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है, ये एक भुजा जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो कौन सा बालू का स्तूप बनता है? सीप बनता है। ये लगभग किसके जैसा है? लगभग ये किसके जैसा है? अनुदैर्य। क्योंकि अनुदैर्य में बालू के स्तूप इसी प्रकार बनते थे। ये भी लगभग सीधा हो जाता है। बरखान अर्धचंद्राकार होता है लेकिन पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? सीधा। कौन सा? परीक्षा में एक बार पूछा गया ये सवाल कि सीप जो है बालू का स्तूप लगभग किसके जैसा है, तो वो किसके जैसा है? ऑप्शन में अनुप्रस्थ भी आता है, ऑप्शन में अनुदैर्य भी आता है, ऑप्शन में पैराबोलिक भी आता है। तो अपने को क्या करना होता है? अनुदैर्य। क्योंकि अनुदैर्य बालू का स्तूप मिट्टी का जो जमाव है पवन की दिशा के समानांतर होता है, और ये जो सीप है ये भी बरखान की भुजा आगे बढ़ने के कारण लगभग सीधा हो जाता है, इसलिए कौन सा बालू का स्तूप बन जाता है? अनुदैर्य। तो अगला वो प्रकार है वो अपना कौन सा है? सीप है। सीप कैसे बनता है? जब बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा में क्या हो जाए? परिवर्तन। परिवर्तन के कारण बरखान की जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो मरुस्थल बनता है वो कौन सा बनता है? सीप। अब राजस्थान में सर्वाधिक सीप कहाँ पर पाए जाते हैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ बरखान बनता है वहीं पर ये सीप बनता है, क्योंकि बरखान की भुजा आगे बढ़ती है तभी सीप बनता है। तो जहाँ पर बरखान पाए जाते हैं वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? सीप पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान के मुख्य मरुस्थल है, या अपन के मुख्य बालू का स्तूप है जो अपने को ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ ध्यान रखना है, अनुदैर्य ध्यान रखना है, बरखान का ध्यान रखना है, पैराबोलिक का ध्यान रखना है और सीप का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्रब कापिस। जब मिट्टी का जमा हुआ है जो छोटी छोटी झाड़ियों के पास में या झाड़ियों के पीछे होता है तो वहां पर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन से बनते हैं? स्क्रब कापिस। तो इसके ये जो छोटे मोटे हैं इनके बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी रखनी है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों के पीछे या झाड़ियों के पास में बनने वाले मरुस्थल कौन से? स्क्रब कापिस, बालू का स्तूप। इसी स्क्रब कापिस का जो छोटा रूप है, मतलब अगर ये थोड़े से बड़े बनते हैं तब तो क्या कहलाते हैं? स्क्रब कापिस। और अगर थोड़े से छोटे बनते हैं तो कहलाते हैं नेप का। तो कौन से कहलाते हैं? नेप का। तो एक तो अपना 7वां प्रकार हो गया स्क्रब कापिस। जब मिट्टी का जमाव झाड़ियों के पास में या झाड़ियों के पीछे होता है तब जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्रब कापिस। और अगर बड़े आकार में बनता है तो वो स्क्रब कापिस कहलाता है, और जब यही काम छोटे आकार में होता है तो वो क्या कहलाता है? नेप का। यहाँ तक कोई समस्या है? तो ये है अपने विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप, राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप मिलते हैं जैसलमेर में। कहाँ मिलते हैं? और सब अलग अलग सारे प्रकार के मिलते हैं जोधपुर में। जितने हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े, सबसे ज़्यादा प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पाए कहाँ जाते हैं? जैसलमेर में। सभी जिलों में कौन सा पाया जाता है? पैराबोलिक। इन सब में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है? पैराबोलिक। कोई समस्या है क्या? लिखे?
ये लिख लिया था, ये भी नहीं लिखा, तो हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसमें लिखिए यह शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग है, यह शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग है। इस क्षेत्र में रेत के टीलों का विकास हुआ है, इस क्षेत्र में रेत के टीलों का विकास हुआ है। लिखिए इसमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप, इसमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब अलग अलग प्रकार लिखिए। पहला लिखिए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये जो डायग्राम है, चित्र है, ये भी साथ साथ में बनाते रहना ताकि आपको समझ में भी रहे चीज़। पहला लिखिए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इसमें पहले ये चित्र बनाइए। फिर लिखिए जब मिट्टी का जमाव, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का निर्माण होता है। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का निर्माण होता है। उसके बाद नीचे लिखिए यह राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक, यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। लिख लिया? यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे दूसरा लिखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा लिखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसमें डायग्राम बनाइए। फिर लिखिए जब मिट्टी का जमाव, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर होता है, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर होता है तो इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर होता है तो इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। उसके बाद नीचे लिखना यह राजस्थान में सर्वाधिक, यह राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर तथा बीकानेर में पाए जाते हैं। यह
राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर तथा बीकानेर में पाए जाते हैं। तीसरा लिखिए बरखान। तीसरा लिखिए बरखान। इसमें लिखिए जब मिट्टी का जमाव, जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप से होता है, जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप से होता है, तब इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप से होता है, तब इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अगले लाइन में लिखिए बरखान में, बरखान में, बरखान में पवनाभिमुख ढाल, पवनाभिमुख, पवनाभिमुख का मतलब है पवन के सामने वाले, लेकिन सवाल में ये लिखा आता है पवनाभिमुख, पवन के अभिमुख भाग, पवनाभिमुख भाग या पवनाभिमुख ढाल उत्तल। बरखान में पवनाभिमुख ढाल उत्तल तथा पवन विमुख ढाल तथा पवन विमुख ढाल अवतल होते हैं तथा पवन विमुख ढाल अवतल होते हैं। नीचे वाली लाइन में लिखिए यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। मरुस्थलीकरण में, मरुस्थलीकरण में मरुस्थलीकरण में बरखान का योगदान मरुस्थलीकरण में बरखान का योगदान सर्वाधिक होता है। मरुस्थलीकरण में बरखान का योगदान सर्वाधिक होता है। उसके नीचे लिखिए चौड़ाई, नीचे लिखिए चौड़ाई 100 से 200 मीटर, चौड़ाई 100 से 200 मीटर, औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर, औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर। और उसके बाद नीचे लिखना सर्वाधिक। ये बरखान सर्वाधिक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक के आगे डैश करके लिख लेना बालेरी गांव चुरू, बालेरी गांव चुरू। और इसके अतिरिक्त नीचे लिख लेना बीकानेर, बीकानेर कोष्टक में लिख लेना देशनोक, और उसके नीचे लिख लेना ओसियां। बालेरी गांव चुरू, देशनोक, बीकानेर, ओसियां। उसके बाद अगला बालू का स्तूप लिखिए लिख लिए। अगला लिखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगला लिखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए इनका निर्माण बरखान के विपरीत होता है या बरखान के विपरीत दिशा में होता है। इनका निर्माण बरखान के विपरीत दिशा में होता है।
इनका निर्माण बरखान के विपरीत दिशा में होता है। लिखिए, महिलाओं के पिन के आकार के होने के कारण, महिलाओं के पिन के आकार के होने के कारण, महिलाओं के पिन के आकार के होने के कारण इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अगले लाइन में लिखिए, पैराबोलिक बालू का स्तूप में, पैराबोलिक बालू का स्तूप में, पैराबोलिक बालू का स्तूप में पवनाभिमुख ढाल, पैराबोलिक बालू का स्तूप में पवनाभिमुख ढाल अवतल, पैराबोलिक बालू के स्तूप में पवनाभिमुख ढाल अवतल तथा पवन विमुख ढाल उत्तल होते हैं, तथा पवन विमुख ढाल उत्तल होते हैं, तथा पवन विमुख ढाल उत्तल होते हैं। ये डायग्राम बना लेना इसका। डायग्राम बना लेना और उसके बाद लिखिए, यह बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप राजस्थान के, यह बालू का स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। नीचे नोट लगा के लिखिए, नीचे नोट लगा के लिखिए, यह राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला, यह राजस्थान में सर्वाधिक, यह राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला, यह राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार है। यह राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार है। 5वां लिखिए, तारानुमा बालू का स्तूप। अगला लिखिए, तारानुमा बालू का स्तूप। इसमें लिखिए, जब बालू का स्तूप की, जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से अधिक भुजाएं, जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से अधिक भुजाएं आगे की ओर बढ़ती है, जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से अधिक भुजाएं आगे की ओर बढ़ती है, तो तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से अधिक भुजाएं आगे की ओर बढ़ती है, तो तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। यह राजस्थान में सूरतगढ़ तथा जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में, यह राजस्थान में सूरतगढ़ तथा जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिख लिया ये, यह राजस्थान में सूरतगढ़ तथा जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं।
उसके बाद लिखिए अगला सीप। बालू का स्तूप का अगला प्रकार लिखिए सीप। इसमें लिखिए जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे बालू का स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे बालू का स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो सीप का निर्माण होता है। जब बरखान का निर्माण होता है तो पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो वो बालू का स्तूप कौन सा है? सीप है। ये भी सर्वाधिक वहीं मिलता है जहाँ बरखान मिलता है। आगे लिख लीजिए स्क्रब कापिस। स्क्रब कापिस इसमें लिखिए झाड़ियों के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप स्क्रब कापिस कहलाते हैं। झाड़ियों के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप स्क्रब कापिस कहलाते हैं। और नीचे वाली लाइन में लिख लेना स्क्रब कापिस का छोटा रूप नेबका कहलाता है। स्क्रब कापिस का छोटा रूप नेबका कहलाता है। लिख लिया? तो ये है अपने बालू का स्तूप। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनके प्रकार है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 25 सेंटीमीटर राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को वापस कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। पहला हमने पढ़ा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। हमने कहा कि बालोतरा, पोकरण और फड़ौदी के बीच का जो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है वो कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये शुष्क प्रदेश का कितना भाग है? 41.5%। यहाँ पर रेत के टीलों का विकास, इतनी बातें अपने को उसमें ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। हमने कहा कि ये शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ है। फिर हमने अलग अलग प्रकार के क्या पढ़े? बालू का स्तूप। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो कौन सा बनता है? अनुदैर्य बनता है। राजस्थान में अनुदैर्य सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के लंबवत होता है तो कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ। राजस्थान में अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा कहाँ है? बाड़मेर में। जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकार में होता है तो बरखान बनता है। बरखान में पवन के सामने वाली जो ढाल है वो कैसी होती है? उत्तल होती है। जबकि पवन के विपरीत ढाल है वो कैसी होती है? अवतल होती है। बरखान मरुस्थल जो बालू का स्तूप है उनकी जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर और औसत जो ऊंचाई है वो 10 से 20 मीटर। ये जो बरखान है ये सर्वाधिक गतिशील है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का होता है। बरखान सबसे ज्यादा कहाँ है? तो हमने कहा शेखावटी में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से चुरू के कौन से गाँव में? भालेरी। इसके अलावा बीकानेर के देशनोक और इसके अलावा पाए जाते हैं जोधपुर के ओसिया में।
उसके बाद अगला प्रकार हमने पढ़ा पैराबोलिक। हमने कहा कि बरखान के विपरीत बनते हैं। इसमें पवन की जो सामने वाली ढाल है वो तो अवतल होती है, जबकि पवन के विपरीत ढाल है वो उत्तल होती है। महिलाओं के पिन के आकार के होने के कारण इनको हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पैराबोलिक के बाद हमने एक सीप पढ़ा। सीप में हमने कहा कि जब बरखान का निर्माण होता है तो पवन की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बालू का स्तूप की एक वजह क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, सीप का निर्माण होता है। उसके बाद हमने एक पढ़ा स्क्रब का पीस। जब झाड़ियों का अवरोध आता है तो मिट्टी का झाड़ियों के पास में जमा होना या उससे जो बालू का स्तूप बनता है वो स्क्रब का पीस कहलाता है। और स्क्रब का पीस का जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है, नेब का कहलाता है। ये हमने जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पहले पढ़ा और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बाद में पढ़ा। इस प्रकार हमने एक जो अपना सब टॉपिक है कौन सा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पहला भाग है शुष्क मरुस्थल, ये हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अब अपन कल पढ़ेंगे जो दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके, थैंक यू।